बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन चार चीज़ों के ऊपर, बड़ी अहम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ज़ाहिर है कि महंगाई है, गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों का धमाका अभी जो है वो उसकी जद में लोग मौजूद थे, तकलीफ़ के अंदर थे, चिल्ला रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, बिल जला रहे थे। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि बस्ती बस्ती, नगरी नगरी एहतजाज हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर मुल्क के सियासी हालात को हम देखें, इलेक्शन की अगर हम बात करें, जब तक वो मामला ठीक नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के नतीजे में माशी तरक्की का रास्ता खुल सके। माशी तरक्की के ऊपर भी बात करेंगे, मईशत से जुड़ी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, पेट्रोल मुस्तकिल महंगा क्यों हो रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, जिम्मेदार कौन है उसका तयन करने की कोशिश करेंगे। हो नहीं पाएगा हमसे, लेकिन उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। सियासी मामलात की तरफ पहले आते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, ये तमाम बातें उनसे पूछेंगे क्योंकि उनकी हुकूमत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया, जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उसको जो है वो शहबाज शरीफ साहब चुनने की कोशिश भी करते रहे और चुनने के दौरान ज़ख्मी भी हुए। और ज़ख्म का नतीजा ये है कि आज लोग बात ये कर रहे हैं कि पीडीएम का जो 13-14 महीने का दौर था, उसने पाकिस्तान के अंदर माशी तबाही फैला दी है। बहरहाल सियासत की तरफ कुछ आते हैं, कुछ अदालती मामलात हैं। अदालत की तरफ अगर देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स आज बहुत ही आँख खोलने वाले थे, हैरतनाक थे। हैरतनाक इस सिलसिले में थे कि उन्होंने लोगों को ये बताया, अपने रिमार्क्स के ज़रिए हमें समझाया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अदालत के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के अवाम की राय को कुचलने की कोशिश हो रही है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के कुछ रिमार्क्स मैं 2-3 आपको देख कर पढ़कर अगर सुनाऊँ तो उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत नैब के कानून को कालादम कर दें। मतलब ये तमाम जो एक जुमला है, ये पूरे मामले को समंदर को जो है वो कूजे के अंदर बंद कर रहा है। उसमें इसके आगे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो क्या कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है कि जो अवामी राय से मुतसादिम हो, तो उन्होंने कहा कि लोगों को, सियासतदानों को आवाम के अंदर जाना है, आवाम इसका फैसला करेंगे, अदालतों में बैठकर इसका फैसला नहीं हो सकता। और भी बहुत सी बातें हुई। ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल ने कहा कि आज कंक्लूड कर देंगे, उसके ऊपर जल्द फैसला देंगे, इसको बहुत लंबा खींच नहीं सकते। बहुत से लोग इसके ऊपर भी रायज़नी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस केस को चलाने की एक कोशिश हो रही है। बाल इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला है, कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। सिंध के एक्साइज मिनिस्टर मुकेश कुमार चावला के पूरे घर का डाटा मंगवाया गया, उनसे एक एक फ़र्द की जायदाद मंगवाई गई, नैब का उनको नोटिस आया है, करप्शन के हवाले से उन पर बात हो रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि तब्दीलियां भी आ रही हैं और तब्दीलियों के साथ साथ बहुत से ऐसे मामलात भी हो रहे हैं कि जिस पे लोग बात कर रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नासिर हुसैन शाह साहब या इस तरह दीगर जो गुजरे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करने की एक कोशिश हो रही है। और इस पर पीपल्स पार्टी के जवाबी हल्के जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन मांगना उनका जुर्म है। बहरहाल तमीद को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। ज़ाहिर है कि 8 बजे आप मेरे पास देखेंगे और 10 बजे इनके अपने प्रोग्राम में भी देख सकेंगे। वहाँ पर इनकी राय इस तरीके से नहीं होती जिस तरह से शायद हमारे प्रोग्राम में उनको मौका मिले कि वो खुलकर राय का इज़हार कर सके। ख़ास तौर पे मैंने उनसे पूछना ज़रूर है, राना साहब से भी पूछना है। आमिर रियाज राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों से मैंने एक चीज़ और पूछनी है कि सदर पाकिस्तान के हवाले से साले जाफिर साहब ने एक दावा किया है कि वो सियासी तन्हाई का शिकार है, उनके रवैये की वजह से, उनके इख्तियारात के इस्तेमाल की वजह से बहुत से ऐसे मामला सामने आ रहे हैं कि जिसमें सदर पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत बहुत से लोग उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे। राना साहब, मैं आपसे गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोग्राम से पहले इजाज़त ले चुका हूँ मलिक साहब से। मलिक साहब कहते हैं जी राना साहब मौज़िज़ हैं, हमारे बड़े हैं। बड़े तो खैर मेरे हैं, मलिक साहब आपके तो शायद हमारे बड़े सीनियर हैं जी। सीनियर तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप अब हमें उम्र पे ना लड़ाएंगे, हमारी उम्र की। राना साहब ये फरमाइएगा कि कोर्ट के अंदर जिस तरह से नैब का कानून हम देख रहे हैं कि ज़ेर बहस है, जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स मुझे तो बड़े अहम लगे क्योंकि वो तमाम उस सारी सूरत हाल का एक तयन कर रहे हैं कि जो कोर्ट की इंटरफेरेंस के नतीजे में पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ या पार्लियामेंट के हवाले से मुस्तकिल जो बातचीत है उसके हवाले से पैदा हो रहे हैं। कितना अहम समझ रहे हैं आप इसको? असल इशू सिर्फ इतना है कि मंसूर अली शाह का हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि मुसलसल हम पेशियां देखते आ रहे हैं, चेक करते आ रहे हैं, उनका व्यू बेंच के दूसरे 2 मेंबर से मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस साहब बीच में कभी कभार मंसूर अली शाह की हिमायत करते रहे हैं और आजकल उनका व्यू वो मंसूर अली शाह के रिमार्क्स के ऊपर जवाब देने का है। तो नजर तो आ रहा है कि स्प्लिट शायद फैसला आए,
और मंसूर अली शाह साहब तो बड़ी वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि इसमें बुनियादी हुकूक की कौन सी खिलाफ वर्जी हुई है जिसकी बुनियाद पे हम ये केस सुन रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो आप ये सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत ले भी नहीं सकते थे। आपने ले लिया, आपकी मर्जी है, आप चला रहे हैं और आप मानते हैं कि रिमांड कम किया बेहतर किया, जमानत का रास्ता दिया बेहतर किया, बहुत सारी चीज़ों पे चीफ जस्टिस साहब ने मंसूर अली शाह साहब की हमायत भी की है कि बहुत सारी 2022 के अंदर जो तरामीम हुई हैं वो ठीक है। बुनियादी सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है कि बैक डेट से इसे लागू करना और बारे सबूत जो है, जो नैब ने रखा हुआ था कि मैं किसी को भी उठा लाएं, जो वहां पे नैब मेजर शहजाद होते थे पहले, वो कहते थे बंदा चुक ले और कागज बना लांगे। यानी उन्होंने आहद चीमा से शुरू किया था, फवाद हसन फवाद से लेकर सब तक उनका एक ही वतीरा था कि बंदा उठाओ। पुलिस से भी परले दर्जे का 3rd रेटेड काम था ये, और उनके ये आईओज ने हमें उस वक्त बात बताई थी, और मैं उस वक्त से कहता आ रहा हूं कि ये इस तरह के नैब ने केसेस बनाए क्योंकि वो एक पिछली रजीम का ऑपरेशन था और वो उसके रुए रवां थे। अब अगर आप एक ड्रैकोनियन लॉ को चेंज किया है, उसके अंदर बेहतरी की आपको सिफारिशात करनी चाहिए। अदलिया अगर समझती है तो वो पार्लियामेंट को मामला भिजवाए, बजाय इसके कि जिस तरह उन्होंने अपनी जात पे ले लिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून बना दिया। भाई आप एक 1980 के ज़िया-उल-हक के रूल्स के तहत आज तक आप काम कर रहे हैं और आपको वो मसला नहीं लगता क्योंकि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट बनी है। फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जजेस पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बने हैं, तो आपने क्यों नहीं कहा जी वो कानून के तहत क्यों बनाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो 17 जजेस आपने कर दिए, तादाद बढ़ा दी, वो आइन के तहत बढ़ाएं, आज तक नहीं सवाल उठाया। ये वो बात है कि तेरी और मेरी बात जहां आ जाए वहां पे हम क्वेश्चन करेंगे जी ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की है, और वो 184(3) का जो एक अज़्दहाम खोला हुआ था मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान ने, अब वो समेट ये रहे हैं आजकल जाते जाते मुख्तलिफ केसेस को, तो बजाय उसके ऊपर ठीक फैसले करने के गुस्से का इजहार हुआ है। मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का फैसला आना चाहिए था कि जी जब आप अपनी सीटें बगैर आइन के कबूल करते हैं, 1997 में नवाज शरीफ ने की थी 17, तो फिर आपको रेगुलेट करने पे क्या मसला है? और रेगुलेशन आप चला रहे हैं 1980 की, जो किसी आइन के तहत नहीं बनी। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि चाहते क्या है, बस मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी मैं चाहता हूं कि ये केस हल हो जाए। भाई 54,000 बाकी केसेस का भी तो आप ही को 14 मई के इलेक्शन के हवाले से भी तो राणा साहब इसी तरह की बात हुई ना। 14 मई के इलेक्शन एक गुजर चुके हैं, इसका मतलब आप एक जो है वो दायरा खींच के जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले की खिलाफ वर्जी हो भी जाए तो कुछ नहीं होता। नहीं, इनको तो चाहिए था, वो चाहे वो पार्लियामेंट थी, इसहाक डार थे, शहबाज शरीफ थे, उसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री में फौज ने कहा कि हम आपको फौज के सिपाही नहीं दे सकते, आपको मिलकर डीजीआईएसआई और डीजीएमओ ने ब्रीफिंग दी, आपने तीनों ने गाउन पहन के उस केस में समाअत की और चैम्बर में गाउन पहन के, मतलब अदालत लगी, उन्होंने आपको बताया कि ये हालात है, हमने आप करते ना फैसला। वो सारा जोर इलेक्शन कमीशन में डाल दिया है कि जनाब वो नहीं कर रहा। भाई इलेक्शन कमीशन कहता है कि शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन जहां 90 दिन में कराने हैं वो भी चाहिए। अब आप मुझे बताएं जहां मेरा और आपका जोर है, मलिक साहब का इलाका और वोट डालने के लिए वहां पे कोई दूसरा आ जाए, और मलिक साहब को पता है कि पुलिस भी नहीं है, फौज भी नहीं है, मैं जरा पूछ लूं मलिक साहब से, राणा साहब सारा पाकिस्तान इसी तरह है। मलिक साहब से जरा मैं पूछ ही लेता हूं, मलिक साहब कितना अहम ये रिमार्क्स हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि 25 करोड़ आवाम का फैसला हम बैठ के जजेस तो नहीं करेंगे। मंसूर अली शाह साहब ने जाहिर है कि जमहूर और जमहूरियत की बात हुई, और फिर वो सारी बात जो 14 मई के फैसले के हवाले से हमने देखी, फिर इस तरीके से 184(3) के ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स आते रहे, तो कानून साजी करे पार्लियामेंट और उसको अदलिया उठा उठा के फेंकती रहे, तो फिर मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स ठीक ही फील होते हैं ना कि 25 करोड़ आवाम का फैसला जजेस कैसे कर सकते हैं? शुक्रिया। मेरे ख्याल में आमिर इलियास साहब ने जो बात की है, राणा साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भाई अगर आपने कोई फैसला करना था तो आप 14 मई के इलेक्शन के हवाले से फैसला कर देते। आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई, जब ये कहा गया कि मुल्क में सिक्योरिटी का इशू है, वसाइल नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते, उस वक्त भी सारे लोग सुप्रीम कोर्ट से ये बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर अगर आम इंतखाबात एक रोज़ में नहीं होते तो नया एक जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन अदालतों की रिमार्क्स उस ज़माने में अगर आप देखें तो इस तरह लगता था कि शायद जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब भी उड़ा दिए जाएंगे और तमाम को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन एक ब्रीफिंग के बाद आपका सारा मूड बदल गया। मसला ये है कि वो इरफान कादर साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते हैं कि अदालतों ने अपने आप को उस वक्त से ख़राब करना शुरू किया जब वो सियासी मामलात के अंदर कूद कर मैदान में आ गई। अगर सियासी मैदान के अंदर अदालतें ना आती तो शायद आज अदालतों के ऊपर इतनी उंगलियां भी नहीं उठ रही होती, आज आप और मैं ये प्रोग्राम्स भी ना कर रहे होते। और अगर आप पिछले 1 साल के दौरान देखें, बेशक यानी होना नहीं चाहिए था, मैं इसे कोई बेहतर सूरत हाल नहीं समझता पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, लेकिन आप की आला अदलिया
निशाने पर है, पब्लिक निशाना सर हम बनाती है। बातचीत कर रहे हैं, ये भी मैं हमारे आपसे इख्तियार से बहुत बढ़कर हम सब बातचीत मैं कर आपसे रहे वही अर्ज कर रहा हूँ। और आपकी आला अदलिया के बारे में हर रोज़ टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स होते हैं और हर रोज़ ये कहा जाता है सोशल मीडिया पर, और हर फर्द कहता है कि जी वहाँ जजेस का आपस में बड़ा इख्तलाफ है और वहाँ जजेस की ग्रुपिंग है और वहाँ जजेस जो है दो धड़े बने हुए हैं। हैं। सर जस्टिस मकबूल बाकर मैं- की बातचीत सुनी थी आपने, आपको याद है? मेरे याद है मुझे। और फिर देखिए ये कहा गया कि जी ये फैसला इसलिए हो जाएगा, ये पहले से लोग बहस करते हैं कि जी 4 उधर जाएंगे 3 उधर जाएंगे। ये बात राणा साहब ने भी अभी कहा कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो अलग ये हुआ क्यों आखिर? जब अब सियासी मुकदमात के अंदर ये तय करने पे आ गए कि हम अपनी मर्जी का बेंच बनाएंगे, हम सीनियर जजेस को उसमें शामिल नहीं करेंगे, और आप सियासी मैदान में कूद कर मैदान में आए, पार्लियामेंट के अंदर आपने इख्तियारात पार्लियामेंट के लेना चाहे, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात लेना चाहे, उस वक्त से अदालतें इसी तरीके से निशाने पर आना शुरू हो गई। आप याद करें साकिब निसार साहब किया करते थे, सर इफ्तिखार चौधरी साहब से इफ्तिखार याद चौधरी साहब करें क्या ना। किया करते थे। साकिब निसार साहब ने तो ऐसा इस तबाही की, बर्बादी की कि साकिब निसार को दुनिया का कोई और मुल्क होता पकड़ के जेल में डाल देता। लेकिन आप अंदाज़ा करें वो साकिब निसार साहब भी हीरो बन के घूमते रहे। यानी साकिब निसार साहब के कुछ मुकदमात का मैं ऐसा गवाह हूँ कि वो समाअत के दौरान ऐसे ऐसे रिमार्क्स देते थे, लगता था कि ये उड़ा कर रख देंगे आमिर इलियास राणा साहब को और नुसला मलिक को अभी जेल भेज देंगे। और उसके बाद जनाब ब्रेक होती थी, ब्रेक में जाके मौसूफ की जो हालत हो जाती थी वो आपको सारा पता है। आगा खान फाउंडेशन के हवाले से आपको पता है राणा साहब ऐसे वो ब्रेक में क्या होता था जो मलिक साहब कहते हैं कि ब्रेक के बाद मैं मजे की बात आपको बता देता हूँ इस पे। उस्मान बाजवा आप ध्यान में रखिएगा, चेयरमैन सीडीए थे अभी, और अभी स्टाफ कॉलेज से फारिग हुए हैं। ये शहबाज शरीफ के बड़े करीबी थे और ये जनरल बाजवा के स्टाफ अफसर फौज के अंदर जब थे उस वक्त रहे हैं, तो इनका नाम था बड़ा। और ये आपको याद होगा लाहौर में इतवार को समातें होती थी बहुत ज्यादा, और कहते थे कि ये सारे पैसे वापस लो, जिनको पीडी बनाया ना 10-10 लाख रुपए तनख्वाहें दी हैं सबसे वापस लो, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। आपको पता उसका क्या हुआ? ब्रेक में उस्मान बाजवा मिले उनसे, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर ये गवर्नमेंट ने पैसे हमें दिए हैं लॉफुल ऑर्डर के तहत, कानून बना के। उसने कहा तुम चुप कर जाओ, तुम पैसे ले लेना, बाकी की खैर है। उसने कहा जी ना मैं चुप करूंगा ना हम पैसे वापस करेंगे। आप मुझे बताएं उसके केस का क्या फैसला हुआ? किसी एक अफसर ने पैसे वापस नहीं किए। बस इतनी कहानी थी, जिनके जोर पे थे। आगे से उनका सिर्फ पुराना स्टाफ अफसर सामने आया तो सारा जोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कंप्रोमाइज हो गए, जिन्होंने शाहिद खकान अब्बासी को बुला के कहा था अगर नैब कानून में तब्दीली की आधे मिनट में उड़ा दूंगा। वो शाहिद खकान अब्बासी की कमजोरी थी, जो आज बहादुर बने फिरते हैं ना, उन्हें चाहिए था उड़ा देते। वो कानून बनाते और सुप्रीम कोर्ट उड़ाती। दुनिया तो देखती ना कि क्या हो रहा है, चुप करके बिल्ली बकरी बकनी करे और गायब हो गए। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ बात करेंगे। सदर पाकिस्तान सुना है कि तनाई का शिकार हो गए, आखिरी हफ्ता उनका चल रहा है, गो के शायद वो बाद में भी कंटिन्यू करें जब तक कि कोई नया सदर नहीं आता। लेकिन उनका आईनी मुद्दत का जो आखिरी हफ्ता है उस दौरान ना उनसे कोई मिलने जा रहा है, ना उनके पास कोई सेक्रेटरी लगना जा रहा है। आखिर उनसे गलती क्या हुई है, ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिक साहब मेरे साथ मौजूद, रसूला मलिक साहब, आमिर इलियास राणा साहब मेरे साथ मौजूद। राणा साहब, सदर पाकिस्तान क्या वाकई तन्हाई का शिकार है? आखिरी हफ्ता उनका चल रहा है, ना अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं, ना कोई गवर्नर मिलने आ रहा है, पाकिस्तान उनसे मिलने के लिए जो है वो अब तक नहीं गए निगरान। तो आखिर उनके साथ हो क्या रहा है? देखें जी, सदर पाकिस्तान मतलब मनसब इतना बड़ा है कि इनकी तनख्वाह कहा गया, कानून बना दिया गया कि जितनी भी तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान से कोई एम्प्लाई लेगा वो 1 रुपया फालतू होगी। ये मनसब को इज्जत दी गई थी। उसमें ना ममनून हुसैन था, ना उसमें जरदारी था, और ना उसके अंदर आरिफ अली है, वो सदर पाकिस्तान के मनसब को दी गई। और वो बजा मांग रहे हैं अगर मिल तनख्वाहें, तो कोई पहले भी डिले नहीं होनी चाहिए थी, मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इस मनसब के तकाजे भी थे कि फेडरेशन को आपने लेके चलना था। आप एक पार्टी के वर्कर के तौर पे आ गए, आपने शहबाज शरीफ का हल्फ लेने से भागने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर आपको बताया गया कि हल्फ तो होना है, फिर आप चंद घंटे की छुट्टी पे गए और सादिक संजरानी साहब ने आके कायम मकाम सदर के तौर पे, पहले बीमार हो गए थे ना, बीमारी की वजह से नहीं ले रहे थे। नहीं, मतलब चंद घंटे के लिए मैं आपको कह रहा हूं पूरी कोशिश की। उस वक्त फवाद चौधरी, बाबर अवान, जितने शायद दिमाग पीटीआई के थे, वो ऐवान सदर 2-3 दिन मीटिंग करते रहे कि क्या हो सकता है कि हम हल्फ ना लें। बताया गया कि आपको हल्फ लेना होगा। उस दिन से लेके आज तक, गवर्नरों की तकर्रियां तक, हर चीज पे इन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल किया कि इनको 14 दिन का अगर रोकने का इख्तियार है, इनको 20 दिन रोकने का है, इन्होंने बिल्कुल किया है। और जब डरे
तो पिंडी को खुश किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे भी और आर्मी एक्ट पे भी। 9 अगस्त को इन्होंने 13 कवानीन इनकार लिख के भेजे, बिल्कुल। और जो कवानीन 3 अगस्त से और 8 अगस्त से इनके पास पड़े हुए थे, जिनको इनका स्टाफ बता रहा था, ये उन पे खामोश रहे और फिर गुस्सा उतारा उस सेक्रेटरी पे जिस दिन इनकी कानूनी रिटायरमेंट गुस्सा उतारा नहीं राणा साहब गुस्सा उतारा या उसको जो है वो झूठे इंतकाम का निशाना बनाया? आपके पास खबर क्या है इस हवाले से? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। 9 सितंबर को जो मेरी इत्तला है, उनकी बेटी की शादी है। ठीक है। इन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मैं ये ट्वीट शीट कर रहा हूं, कोई नाम नहीं ले रहा, आप लोगों ने खामोश रहना है। जाहिर है उसमें एम्बिग्युइटी आ जाती ना कि वो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कह रहे हैं, अपने सेक्रेटरी को कह रहे हैं, डीजी ला को कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अगले दिन कहानी बदल के और उनका नाम करके कि जिनको रिपैट्रिएट कर दिया, उन्होंने फिर खत लिख दिया। अब क्या रह गया इनके पास? इन्होंने जो नाम दिया उमैर अहमद का, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं जाती इनके साथ। मतलब एक ऐसे सदर मुमलिकत को, जहां सरकारी अफसर इस हद तक मजबूर हो जाएं कि आप अपने अफसरों के साथ 2 नंबरी करने पे उतर आए हैं। ये फेडरेशन की निशानी थी। अगर आप तन्हाई का शिकार हैं, वो इसलिए कि पीटीआई के जो लोग मौजूद हैं वो डरे हुए बैठे हैं, कुछ भागे हुए हैं। अब आपके पास मुलाकाती कौन है? वो सेमिनार हैं जो पेड होते हैं, जो उन ये भी नया सिलसिला जारी है कि वो चैम्बर क्या है जी, खाने के पैसे वो जमा करा दें, सदर साहब उनके साथ मीटिंग शीटिंग कर लेंगे। ये काम वैसे तो सदर साहब के पास और कुछ है भी नहीं, और जाके कर लें। अब वो खबर ठीक है कि जी निगरान वजीर आजम नहीं गए, कल एक वफाकी वजीर मिल भी आए हैं। इनके पास है क्या? किसी को क्या करना है जाके? अगर निगरानों ने कुछ काम करना है तो वो ये है जो उनके गले घंटी बन चुकी है, जो बिजली के बिल हैं, और अब फ्यूल प्राइसेस उन्होंने बढ़ाई है, उसके नतीजे में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अगले 2 महीने फिर आएंगे। देखें, अगस्त के महीने में 3 दफा पेट्रोल बढ़ा है, 20 रुपए, 15 रुपए और 18 रुपए, 14 रुपए बढ़ के 35 रुपए के करीब जाके एक महीने में सिर्फ पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, जिसके नताइज सारे हमें और आपको भुगतने हैं। मुमलिकत को तो वो काम करना चाहिए, और वो वजीर आजम फिलहाल तो कर रहे हैं। मतलब कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की मीटिंग से ज्यादा वो जो मसले उनके गले पे आ पहुंचे हैं उसको हल करने के लिए। राणा साहब, मैं जरा मलिक साहब से भी थोड़ी सी राय ले लूं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त अब इख्तिताम की तरफ है, तो मैं एक पीपल्स पार्टी के हवाले से भी मैंने कुछ राय आपसे लेनी थी। मलिक साहब, जिस तरीके से राणा साहब से भी मैंने यही सवाल किया, आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। सदर साहब जो है वो कोई गलती कर बैठे हैं कि जो उनको कोई सेक्रेटरी मिलने के लिए तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से आने के लिए उनके पास कोई तैयार नहीं है, कोई उन्हें सीरियस नहीं ले रहा। ये क्या बात है भाई? सुप्रीम कमांडर है, गुजारिश उन्हें सीरियस लेने की जरूरत क्या है? उन्होंने अपनी हैसियत एक पीटीआई के वर्कर के तौर पे साबित की है। एक ईवान लेकिन बिलों पर साइन तो करते रहे ना। नहीं, देखिए मसला ये था कि जो सदारत का एक मनसब है, रियासत का सरबराह होता है, उन्होंने क्या किया है उस पर? पर ट्वीट पे गवर्नमेंट करना, ट्वीट्स कर देना, मैंने बिल, अगर आप में हिम्मत थी फ़र्ज़ करें और आप चाहते थे कि वो बिल रोका जा सके, आपके पास बिल आए, आप उसी रोज़ को मुस्तरद करते, रिजेक्ट लिखते, उसका स्क्रीनशॉट बनाते और आप ट्वीट करते। ट्वीट की शौकीन है ना बहुत ज़्यादा, तो ट्वीट कर देते, पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया। हाँ, हम मान जाते कि जी आप तो उन्होंने उसी रोज़ मुस्तरद कर दिया था। जब वो पूरे 12 दिन गुजर गए, उसके बाद मौसूफ ट्वीट करके हीरो बनना शुरू हो गए। बदकिस्मती ये है कि उस ईवान सदर पे, उस मनसब पे बैठे हुए शख्स ने अपने आप को बहुत डाउनग्रेड किया है, और इतना डाउनग्रेड किया है कि वो देखे ना, वो भागते बनी गाला कभी हाजिरी देने चले जाते थे, कभी वो ज़मान पार्क चले जाते थे। सर वो जब मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ कि यानी उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहते कि वो ईवान सदर आ जाएं। अब उनसे कौन क्यों मिलेगा? क्या है उनके पास? उनके पास ये है कि वो आप जाते जाते अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, वो उन्होंने कोशिश कर ली है। तो ये हम कह सकते हैं ना कि खान साहब ने अच्छी तकर्री की थी कि जो उनके आगे बोलता नहीं। खान साहब ने सारे ही वो किए थे। एक यानी उन्हें आप वसीम अकरम 3 कह लें, 3 प्लस 2 या माइनस कह लें, या ऐसा बना लें कोई। उनको देखे ना, मसला ये था कि उनको जब उधर KP आज़ाद कश्मीर में अब्दुल क़य्यूम साहब को लगाया गया, तो क्वालिफिकेशन क्या बयान की गई उनको? जनाब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, सर बड़ा बीबा किस्म का आदमी है, यहीं से हुकूमत चलेगी। जब आप बीबे किस्म के लोग लगाएंगे कि जो आपके सामने बात ना कर सकें, और आप खुद, आपके पास फ़र्क होगी जैसी शानदार ख़वातीन और मामला चलाने के लिए, तो फिर आपको ज़रूरत क्या है ऐसे बंदे की जो कोई इफेक्टिव हो? और ये बदकिस्मती है, ये ईवान सदर का ओहदा कंप्रोमाइज़ हमने किया है माजी में भी। हम चाहते हैं कि वहाँ पोलिटिकल पार्टी चाहती हैं वहाँ हमारा एक हरकारा बैठा हो जो बस बेचारा एक तकरीब शेरवानी पहन के तस्वीरें बनवा लिया करे। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ पे और रोशनी डालिएगा। आप कल या इस्लामाबाद से वापस आए, कोई फिजा थी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी कार्रवाई की? क्योंकि सिंध में जब मैं कराची से यहाँ आया हूँ, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मांग रही है, मुझे लगता ही है। और पीपल्स पार्टी मांग रही है, ये इलेक्शन मांग रही है। पीपल्स पार्टी को ज़्यादा ये मसला भी है, उसको पीपल्स पार्टी को आइन और जमहूरियत तब याद आती है जब उसको ज़रा होता है कि भाई अब हमारी हुकूमत आ जाए जल्दी जल्दी।
पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत जाने के बाद बड़े मसाइल हैं, इसलिए वो फौरी तौर पर इलेक्शन करा के सिंध में क्या मसाइल है? बेशुमार देखिए गवर्नेंस के मसाइल तो हैं ऐसे, जिसमें पीपल्स पार्टी खुद भी इस बात को मानती है कि उनके यहाँ गवर्नेंस के मसाइल हैं। सिंध और बलूचिस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी चाहती है जल्दी जल्दी वापस फिर इक़्तिदार में आ जाए। उनके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है निगरान सेटअप। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में उनके लिए थोड़ा सा हर सियासतदान के लिए वैसे मुश्किल ही होना चाहिए निगरान सेटअप बर्दाश्त करना। ज़ाहिर है इक़्तिदार हो या असेंबली हो, उनको हिस्सा बनना चाहिए ना, अगर पॉलिटिक्स करते हैं। मैं ज़रा राना साहब इस्लामाबाद में मलिक साहब तो चलें कल आ गए, आपके पास तो आज तक की अभी तक की खबरें भी होंगी। पीपल्स पार्टी को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई कुछ है उनके खिलाफ कार्रवाई होने का सिलसिला? देखिए, पहली बात तो ये कि वो मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अपने जुस्से से ज्यादा हिस्सा मांग रही है। चीजें क्लियर हैं, इलेक्शन कमिश्नर खत लिख चुके हैं 2 दिन पहले, और वो इंतहाई इकदाम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक साहब हैं जो ग्रेड 20 के डीएमजी जिसको आप पीएस कहते हैं उसके अफसर हैं, और एक सेक्रेटरी सर्विसेज सूबाई वाले हैं। वो हुकूमत वो चला रहे हैं और जो ज़रदारी नेटवर्क बना हुआ है उसको कामयाब कर रहे हैं। इन्होंने कहा है हमने कि डीआरओ बनाने हैं, एआरओ बनाने हैं, सब कुछ करना है, आप अफसर बदलें। 2 दफा चीफ सेक्रेटरी ने समरियां चीफ मिनिस्टर को भेजी हैं, वो ज़रदारी हाउस चली जाती हैं वहां से और वापस नहीं आती। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो एक तरफ 90 दिन का मुतालबा भी इसीलिए है कि भाई ना निगरानों में मरकज में हमें हिस्सा मिला, ना हमें सूबे में मिल रहा, और हमारी मर्जी भी चलने दें। तो जवाबन ये नहीं है कि कोई एहतसाब का मामला है, ये बिल्कुल कुछ लो और दो की बुनियाद पर तय हो जाना है। प्रेशर भी दिया जाएगा ताकि वो इंसान बन जाए कि इलेक्शन हो जाए और जो चाहा जा रहा है उस तरह होने दें। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, कट टू साइज सबको अपनी अपनी जगह पे वो बारी बारी करेंगे, आपको और लोग भी नजर आएंगे, लेकिन अभी तक अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं कोई सख्त एहतसाब का फैसला नहीं हुआ है। ये सिर्फ अपनी वो कहते हैं ना आने वाली था के और बात करनी है कि जी ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी जिससे जो है वो कट टू साइज भी हो जाए और कोई इंतकाम का तासुर भी ना जाए। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत के साथ तो खैर बात नहीं हो सकी, लेकिन कुछ ना कुछ बात ज़रूर हो गई उन तमाम मामलात पर जिसका मैंने इब्तदाई में तस्करा किया था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, माशी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे पूछेंगे कि उनकी बारूद सुरंगें फट रही हैं या कुछ और जो है वो इस वक्त आवाम के ऊपर नाजिल हो रहा है कि जिससे तकलीफ बढ़ते जा रही है। एक ब्रेक के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी अमूर के लिए तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। बहुत से मामलात हैं, बड़े सीधे सीधे मामलात हैं। पहले तो हम जो बात करते थे, कभी IMF प्रोग्राम की बात करते थे, कभी करेंसी रेट क्यों ऐसे हो गया, कभी डेफिसिट इतना क्यों हो गया। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को, यहाँ जो मेरे दोस्त कैमरा मैन है उनसे लेके जो स्टाफ है PCR का और फिर जो बाहर पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम है, शायद उनमें सबके लिए समझना मुश्किल होता हो कि मुजम्मिल साहब से मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ और उसका क्या जवाब वो दे रहे हैं और किन चीज़ों के ऊपर, किन अमूर के ऊपर बात हो रही है। मुजम्मिल असलम साहब से ज़रा बात लेते हैं। मुजम्मिल साहब, राजा कामरान साहब को आप जानते होंगे, उनसे मैंने सवाल पूछा था। जाहिर है कि हमारे दोस्त हैं, कलीग हैं, तो उन्होंने कमरे में घुसते हुए मैंने उनसे पूछा कि शमशाद अख्तर साहबा आई हैं, क्या होगा? उन्होंने कहा $350 और शरह सूद का मत पूछें। तो क्या वाकई ऐसे होने वाला है, खुदा ना खास्ता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो हिस्ट्री है ना, उसको देखते हुए तो राजा कामरान ने बिल्कुल ठीक कहा और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा जो है वो हमेशा से, जब ये सेंट्रल बैंक गवर्नर भी थी तो मुशर्रफ साहब ने इनको, मुझे अच्छी तरह याद है, जब 2007-8 में इन्होंने शरह सूद बढ़ाया था तो मुशर्रफ साहब ने इनको बाकायदा जो है डेवोस जाते हुए बोला था कि आपने जो है ना ये बढ़ा दिया और ये कर दिया, और करेंसी भी हल्की फुल्की हिली थी, तो वो काफी अपसेट हो गई थी। और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट तो चली गई थी, लेकिन इन्होंने जो है पाकिस्तान के शरह सूद को 2% बढ़ा के तकरीबन 14% कर दिया था 2008 में भी। वो उस वक्त का सबसे हाईएस्ट था। फिर उसके बाद जो है बल्कि 16% तक ले गई थी, और फिर उसके बाद जो है ये 2018 में जब वापस आई तो नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद भी इन्होंने केयरटेकर वजीर खजाना क्रिटिसिज्म किया था और इन्होंने कहा था कि रुपए की कदर में गिरावट होनी चाहिए और शरह सूद को बढ़ाना चाहिए। हम जो है बाहर से चीजें बहुत मंगाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में इन्होंने तकरीर की थी, मैं भी वहां था, और उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि बाहर से चीज आए और बाहर की खाने पीने की चॉकलेट्स आए, ये है वो है। उस वक्त भी मेरा इख्तिलाफ ये था कि चीज चॉकलेट्स वगैरह जो है
आटे में नमक क्या, मतलब नमक की भी मिकदार बहुत ज्यादा होगी। पाकिस्तान की दरामद में इसका कोई हिस्सा नहीं है। असल हिस्सा जो है ये तेल जो हम 25-25 अरब डॉलर का मंगा रहे हैं, बाहर से कोयला मंगा रहे हैं, खुद नहीं तेल मंगा रहे हैं, चले गाड़ियों की सीट की टिकट्स मंगा रहे हैं। मुजम्मिल भाई एक सेकंड के लिए आपको बीच में टोक लूं अगर आपकी इजाजत हो? बिल्कुल टोके। सर ये अशराफिया आईफोन लेने से बाज आएगी जो 15 दिन बाद लॉन्च होगा, या अशराफिया लॉन्च बाद आएगी कि जब ये दुबई जाए या मुल्क से बाहर जाए तो ड्यूटी फ्री से जो है वो चॉकलेट्स खरीद के ना लाए? गरीबों के लिए सारी बातें जिनको जो है वो साल में एक दफा उम्र से वापस आते हुए कोई चीज खरीद के लेके आ जाए तो उसके ऊपर आपको तकलीफ शुरू हो जाती है कि लोग बाहर से चीजें क्यों ले रहे हैं, लोग जो है वो कोई साफ पानी क्यों पी लेते हैं किसी का कहीं से लेके। सर ये अशराफिया का मुल्क नहीं है इस तरीके से मुजम्मिल भाई? देखिए बात ये है कि हर मुल्क में जो है ना अशराफिया, मिडिल क्लास, गरीब सब होते हैं। आप अशराफिया से टैक्स ले लेना। अब आईफोन पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जितने का आईफोन नहीं उससे ज्यादा उस पर ड्यूटी ले रहे हैं आप। बिल्कुल मतलब $1000 का अगर आईफोन है तो आप तकरीबन उसमें 2.5 लाख रुपए ड्यूटी ले रहे हैं। बाहर अमेरिकन भी जो है ना हिल जाता है, काम जाता है कि इतनी ड्यूटी आपके मुल्क में इतना महंगा है। तो जब आप उससे टैक्स ले रहे हैं और वो भी छत फाड़ के ले रहे हैं तो फिर उस मतलब फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। वो जो टैक्स है, अब आप ये सवाल करें कि जो अशराफिया से आपने उस चीज की मद में टैक्स लिया है वो गरीब को ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। वो अगर हमारे जो ये जो इलीट है ब्यूरोक्रेसी के, सियासतदान, अगर उनके आसाइशों पे और मजों पे खर्च हो रहे हैं तो फिर उस टैक्स लेने का भी फायदा नहीं है, उसको भी आप टैक्स फ्री करें फिर, ठीक है ना? तो मैं ये समझता हूँ दुनिया का एज ए माशी तालिब इल्म, दुनिया का एक रूल है कि अगर एक आदमी ज्यादा कमा रहा है तो टैक्स से मोर, उसको ज्यादा टैक्स लगाओ और फिर उसको जो है ना उसको फूलों के हार पहनाओ कि भाई आप इस मुल्क में कमा रहे हो और आप उतना ज्यादा टैक्स दे रहे हो ताकि इस मुल्क में वो टैक्स से तरक्की के काम हो, आम आदमी के इस्तेमाल में उसकी इज्जत करो, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर कोई आदमी खर्च कर रहा है और महंगी चीज खरीदना चाह रहा है तो उसको भी आप उससे टैक्स ले लो। अगर वो टैक्स दे रहा है आपको, मतलब एक फोन पे 2.5 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। मैं ऐसे लोगों को यहाँ जानता हूँ, सियासतदानों को जानता हूँ जो एकड़ों के घर में रहते हैं, उनका साल का 2.5 लाख टैक्स नहीं होता। बिल्कुल। और वो सियासत, ठीक है ना? तो ये हमने एक एक्चुअली रास्ता बना लिया है। जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, इस तरह के लोगों पे थोड़ी सी तनकीद कर देते हैं जो असल जो मजे ले रहा है, जो मजे उड़ा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक डिबेट चली कि मुफ्त की बिजली मिल रही है, क्यों मिल रही है भाई मुफ्त की बिजली? अच्छा, आपको पता है मुजम्मिल भाई, इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अनवार काकड़ साहब के पास बकौल अंसार अब्बासी साहब के कि उनको गुमराह किया गया, उनके पास खबर गलत थी, और फिर अंसार अब्बासी साहब ने पूरी डिटेल दी, आज ही की जंग के अंदर पब्लिश है, जिसमें उन्होंने बताया कि जजेस को कितनी मिलती है, रिटायर्ड जजेस को कितनी मिलती है, और किस ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट ऑन सर्विस जो है वो कितनी बिजली मुफ्त मिलती है। और उसके साथ साथ और सहूलियात को छोड़ दें, आप ईंधन को छोड़ दें जो पेट्रोल बेतहाशा मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें भी तो फिर अकाउंटेबल होनी चाहिए ना। लोग इसके ऊपर भी सवाल करते हैं कि यार हमारे आप जो है वो गिरबानों से खींच के हमें जो है वो पैसे निकाल रहे हैं और जो है वो अशराफिया देने के लिए तैयार नहीं है, या इलीट क्लास या रूलिंग क्लास देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं आपको एक असूल बताऊं कि दुनिया के बड़े बड़े स्टोर्स है ना, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया, खाने की आउटलेट, इस तरह कोई कपड़े की डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, वो भी अगर अपने स्टाफ को अगर कोई चीज लेना चाहते हैं ना, उनको डिस्काउंट दे देते हैं कि आप स्टाफ है तो आपका एक स्टाफ डिस्काउंट है। अगर आप किसी कपड़े की चेन में काम करें तो 20% ले लें, ठीक है ना, मैक्सिमम। हाँ, और उसमें भी वो लिमिट लगा देते हैं कि साल में आप इतनी दफा ले सकते हैं, ये इतने अमाउंट का ले सकते हैं। ये क्या तरीका है कि भाई आप पीआईए में काम करते हो तो आपको जो है पूरे साल की आपके बच्चों की आपके जहाज फ्री, या आपको आपके जानने वाला कोई पीआईए में हो। मेरे जानने वाले थे, अभी की बात नहीं बता रहा, आज से 10-12 साल पहले। हाँ, हमारे दोस्त जो हैं वो उनके वालिदैन वगैरह जो है पीआईए में काम करते थे, तो उनकी ट्रैवल में सिर्फ ना टैक्स लगता था। ये जो नहीं टैक्स होते जहाज के, जो बाकी सब फ्री, चाहे वो ओवरसीज जा रहे हैं चाहे वो लोकल जा रहे हैं। तो आज पीआईए का हशर देख लें आप। आई एम श्योर यही चीज रेलवे में भी होती होगी, अगर आप चेक करें। रेलवे में भी पास मिलते हैं जी, पास मिलता है जो आपकी फैमिली के लिए भी होता है। मैं थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूँ, अब मुझे आजकल का नहीं पता, लेकिन एक पास बनता है हर मुलाजिम का जिसपे उसके बच्चे, उसकी अहलिया वो मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं। और बाद में एक कानून आया था कि जिसमें उन्होंने शायद 20% या 30% पे करना था, लेकिन इब्तिदा में अगर आप आज से 10 साल 20 साल पीछे जाएंगे तो फ्री था बिल्कुल। तो चले, ये आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत हमने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। बिजली के अलावा रेलवे हो गया, ये हो गया, अल्लाह आपका भला करे, पीआईए हो गया,
तो यहाँ पे भी जो है चेक कराया जाए काकड़ साहब, और क्योंकि ये हजारों अरब में इनका खसारा हो चुका है, कोई छोटी बात नहीं है। और इनकी जो रेलवे कॉलोनी में जो इनको मकान दिए हुए हैं और जो बड़े बड़े लैंड छोड़े हुए हैं, तो अब इससे जो है खसारे पूरे करें और इनको नॉर्मल हालात पे लेकर आए। ये इसी तरह डीसीज, ये कमिश्नर्स, ये इनकी हम जो है ना वो बड़ी गाड़ी तो देख लेते हैं, फॉर्च्यूनर और वीगो, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि इनके मकान और इनके मकान में कितने बैटमैन दिए हुए हैं, कितने मुलाजिम दिए हुए हैं, ये तमाम चीजें भी। मेरा एक बहुत छोटा तजर्बा रहा हुकूमत के साथ काम करने का, 8 महीने 9 महीने का। उसमें मेरी एक असेसमेंट है, एक अफसर के नीचे ना 10 लोग जो है ना बिला वजह के रखे हुए हैं, 10 लोग। और ये पाकिस्तान का जो है ना माशी मसाइल का जिसे कहते हैं ना मसला है। और यहाँ तक हो गया फवाद भाई कि जब 18वीं तरमीम हुई ना, तो जैसे सेहत, तरक्याती काम और एजुकेशन, ये सूबों को मुंतकिल हो गई। बिल्कुल। आज भी वफाकी हुकूमत का इन 3 सब्जेक्ट में सूबों पे जो खर्च करते हैं 1000 अरब से ऊपर खर्चा है, और वो मिनिस्ट्रियां वहां पे भी काम कर रही हैं। तो ये तमाम का तमाम जो है ना, ये भी एक हमारी जो फरसुदगी का जो एक बहुत बड़ा मसला है, ये चीजें भी हैं। तो खुदारा अगर हम इनको नहीं सही करेंगे, और देखें बाद में क्या होता है, जैसे अभी स्टार्ट में बात की कि ये आईफोन ले ली, ये बड़ी गाड़ी ले ली। ओ भाई, बड़ी गाड़ी में पाकिस्तान में जो है इतना टैक्स दे रहे हैं लोग, अगर वो आप उससे टैक्स ले रहे हैं 3-4 गुना, तो वो अब वो मुबर्रा हो गया। अगर हाँ आपने एम्बेसी की तरह उसको फ्री में दे दी है, ठीक है ना, और बाद में वो निकल रही है टैक्स फ्री और वो यूज हो रही है, तो ये फिर एक गलती है। पाकिस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, एनजीओज के नाम पे, एम्बेसीज के नाम पे इतनी चीजें आ रही हैं। सिस्टम पूरा चल रहा है ना मुजम्मिल भाई, पूरा सिस्टम एक पैरेलल चल रहा है कि जो रास्ते निकालता है उन तमाम चीज़ों के कि जिससे टैक्स बच सके या जिससे जो है वो उसके लिए सहूलियात पैदा हो सके, और आम आदमी के लिए कोई सहूलत नहीं। मुजम्मिल भाई, आखिरी 2-3 मिनट है, अगर कट शॉर्ट में बात करें तो आने वाली जो हुकूमत है 3 महीने में आए, 5 महीने में आए, उसके लिए क्या मुश्किलात होंगी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, 5 महीनों में, 6 महीनों में? क्या प्रेडिक्शन आपकी क्या है, किस तरफ हालात जा रहे हैं? लोग तो बिल्कुल इस वक्त जो है वो हंगामा करने के करीब आ गए हैं। देखें जी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यही कहूंगा कि हर हुकूमत जो है ना अपने अपने प्लान्स बना ले। ये ना हो कि हुकूमत आए और प्लान्स पे वो देखे, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मेरी तवक्कुआ से ज्यादा हालात बुरे हैं और मैंने क्यों ले ली ये वजारत, ठीक है ना, ये वाली बात ना बोले, या तो फिर इलेक्शन ना लड़े, ठीक है ना, ये नहीं सुनना हमने, अब ये ना आवाम ने सुनना है। एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान भी जो है ना इलेक्शन की कैंपेन में सुनाएं और बताएं कि ये मैं करने जा रहा हूं, और ये पहले दिन होगा, पहले हफ्ते होगा, 15 दिन होगा। मैं समझता हूं पहले 3 महीने में 2 काम होने चाहिए सिर्फ। एक ये कि पाकिस्तान का कर्ज कैसे उतारना है, और दूसरा ये कि एक गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है। उसके बाद जो है ना ये सारे प्लान बनाएंगे जी, वो हम इतनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम इतना ये करेंगे, फलां करेंगे, ज़राअत में ये करेंगे। ये लंबी गोलियां ना दें, ये शॉर्ट टर्म गोलियां 2 दे दें पहले कि आपने क्या करना है इन 2 कामों में। सच्ची कहते हैं, गोलियां ना दें मुजम्मिल भाई, इसको ऐसे कर ले। गोलियां देने के नतीजे हम यहाँ पहुंच गए। मुजम्मिल भाई, कोई आने वाले 2-3 महीने में आपको लगता है कि काकड़ साहब हुकूमत के पास एक कोई रिलीफ का कदम भी है, जिस तरह से वो कहते हैं कि जी बात करेंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 4 महीने में, 4 हफ्ते में ऐलान करेंगे कि IMF से बातचीत करके कोई रिलीफ दें 400 यूनिट तक के लोगों को? कुछ है ऐसा सिलसिला? देखिए, रिलीफ ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी मैं किसी की बिजली का बिल देख रहा था, उस बेचारे का 145 यूनिट बिल आया बिजली का, और बिल जो आ गया 12-13 हजार आ गया। तो वो नए रेट के हिसाब से भी उसका बनना चाहिए था 7-7.5 हजार। तो मैंने उसे बताया कि जुलाई के जो तुम्हारा बिल है ना, ये एक्चुअली जुलाई से कीमतें बढ़ाई हैं, तो अगस्त में जो जुलाई में उन्होंने आपका कम बिल लिया है ना, वो भी इसमें दल कर आ गया। तो ये सितंबर में जो है ना लोगों के बिल औसतन 20-30% कम आएंगे। अब रिलीफ यही दे सकते हैं, ये कहेंगे भाई उधार ले लो थोड़ा सा, आगे हम किस्त बना देते हैं आपकी। इससे ज्यादा क्या करेंगे? अब और कोई चीज कर दें तो एक अलग बात है। IMF को रहम नहीं आएगा मुजम्मिल भाई? देखिए, IMF का मामला ही नहीं है, ये IMF की शर्त ही नहीं है। ये तो 51 रुपए जो यूनिट का है, इसमें 15 रुपए आप रेंटल को किराया दे रहे हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट है। 15-16 रुपए हुकूमत पाकिस्तान टैक्स ले रही है। तो यानी कि जो 60% है, तो ये 2 चीजें हैं। फिर 6 रुपए जो है बिजली चोरी के हैं, 6 रुपए जो दूसरे, जैसे अभी ये बात हो रही थी फ्री वाली, कि बड़े कारखाने हो गए, बड़े सरकारी अफसर हो गए, सरकारी मुलाजमी, 6 रुपए जो उनको आप सस्ती देते हैं या मुफ्त देते हैं, उसकी कॉस्ट हम भर रहे हैं।
तो अगर 51 रुपए में 41 रुपए ये है, तो इसमें IMF का क्या लेना देना है? मुझे मेरे दोस्त बताओ तो सही। हम वही वाली बात है ना, टोपी रख देनी किसी और के सर पे ताकि वो जो है पब्लिक को पता ना लगे। बिल्कुल ठीक है, IMF को हमने विलन बनाया इसी तरीके से। मुजम्मिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो खास तौर पे बिजली वाला मामला बड़ी तफसील से समझाया। मैं गुजारिश करूंगा अपनी सोशल मीडिया टीम से कि इसको अलग से ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर डालें ताकि लोगों को पता लग सके कि बिजली के जो फ़ी यूनिट वो 60-70 है, वो उसकी तकसीम क्या है, किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं और IMF को गाली देनी है नहीं देनी। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।